धरती का सबसे शक्तिशाली राजा, जो बिना एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर ना होने के बावजूद जिसने मुगलों से लड़कर दिल्ली का तख्त ही पलट कर रख दिया। महाराणा प्रताप के दादा और मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा की आखिर क्या थी असली कहानी। एक ऐसा वीर राजा जिसका एक हाथ नहीं था, एक आंख और एक कान भी नहीं था। वो लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। और जब भी वो रणभूमि में आते तो मुगल सैनिक हो या दुश्मन राजा, हर कोई उन्हें देखकर थर थर कांपता था। एक ऐसा वीर राजा जिसके शरीर पर 80 घाव लगने के बाद भी वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुगल सैनिकों से लड़ते रहे। एक वीर जिन्हें उनके ही परिजनों द्वारा उन्हें जहर देकर मारा गया ताकि वह दोबारा युद्ध भूमि में युद्ध करने ना चले जाए। भारत का एक आखिरी वीर राजा जिसने दिल्ली सल्तनत को अकेले ललकारने की कोशिश की और फिर दिल्ली का तख्त हिलाकर रख दिया, जिन्हें खुद बाबर ने अपने साथ शामिल होने का न्योता तक भेजा। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में महाराणा रायमल के घर में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा, जो आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदलने वाले थे। दरअसल महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे महाराणा पृथ्वीराज, जिन्हें फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह आक्रमण बहुत तेजी से करते थे। उनके अंदर इतनी तेजी थी कि रणभूमि में उन्हें देखना बिल्कुल असंभव था। उन्होंने टोडाबर पर आक्रमण करके लल्ला खान पठान को हराकर सोलंकियों को उनका राज्य वापस कर दिया और वहां की राजकुमारी तारा से विवाह किया, जिनके नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा गया। दूसरे थे महाराणा जयमल, जो बेहद शूरवीर और तलवार चलाने में एकदम माहिर कुशल योद्धा। और फिर तीसरे नंबर पर थे राणा कुंभा के पौत्र और राणा रायमल के तीसरे पुत्र राणा सांगा, जो अपने पिता और भाइयों के देहांत के बाद सन 1509 में 27 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के उत्तराधिकारी शासक बने। इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1527 तक रहा। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद खिलजी जैसे इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़ा और कभी नहीं हारे। इसीलिए उन्हें संग्राम जीतने वाला संग्राम सिंह नाम की उपाधि से संबोधित किया गया। उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही युद्ध हारा, जिसमें उन्होंने आखिरी बार लड़कर अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से महाराणा सांगा के संपूर्ण परिवार, उनके द्वारा युद्ध कितने लड़े गए, कितने युद्ध जीते गए, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में क्या क्या किया। राणा सांगा के परिवार की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम करुणावती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय उदय, सिंह द्वितीय भोजराज और विक्रमादित्य सिंह था। सन 1509 में 27 वर्ष की आयु में वो मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार ऐसा था कि किसी राजा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया हो। उनके शासन में उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। कहते हैं उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से सुरक्षा की। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वह लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद वह लड़ने जाते थे। उनके घावों के कारण उन्हें मानवों का खंडर भी कहा जाता था। कहते हैं गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर से राणा सांगा का संघर्ष ईडर के कारण हुआ। ईडर के राव भांडन के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम थे। सूर्यमल के बाद उसका बेटा रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा, परंतु रायमल के चाचा भीम ने गद्दी पर कब्जा कर लिया तो रायमल ने मेवाड़ में आकर शरण ली, जहाँ महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई उनके साथ कर दी। 1516 में रायमल ने महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इससे गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर भड़क गया और उसने अहमदनगर में जागीरदार निजामुद्दीन को युद्ध के लिए भेजा, परंतु निजामुद्दीन को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान मुजफ्फर ने मुबारिस जुल्म मुलक को भेजा और उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सुल्तान मुजफ्फर ने 1520 में मलिक अयाज और केवाउबो मुल्क के राज में 2 अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका और संधि कर उसे वापस लौट पड़ा। यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया घाट तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उस समय दिल्ली के तख्त पर राज करने वाले इब्राहिम लोदी को भी महाराणा सांगा ने हराया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय से ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। खतौली, जिसे आज कोटा के नाम से जाना जाता है,
उस स्थान पर दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई कहते हैं। इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने की वजह से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खतौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी जिसे खुद महाराणा सांगा ने हरा दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मांडू के सुल्तान को भी हराया था। कहते हैं कि राणा सांगा ने मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया, परंतु उन्होंने उदारता दिखाते हुए उन्हें उनका राज्य पुनः सौंप दिया। वहीं आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि महाराणा सांगा ने बाबर से हाथ मिलाया था। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही गद्दार मानते हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बाबर ने महाराणा सांगा के साथ संधि के लिए न्योता भेजा था, जिसे महाराणा सांगा ने ठुकरा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में उनका साथ दे, लेकिन महाराणा सांगा ने दिल्ली और आगरा में अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और न ही उन्होंने बाबर को कोई भी न्योता भेजा था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय किया। कहते हैं कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खान, मेवाती महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहंदी को युद्ध के लिए बयाना भेजा, परंतु राणा सांगा ने उसे भी पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिकों में डर बैठ गया। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स यानी कि कर हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। फिर हुआ खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर की सेना में 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी विशाल सेना थी, बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास केवल साहस और वीरता कहते हैं। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोदी उनकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा बुरी तरह से घायल हुए और खून से लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल मिलाकर 80 घाव आए। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के भी होश उड़ गए। लोदी की गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में सांगा बेहोश हो गए, जहां से उनकी सेना उन्हें सुरक्षित जगह ले गई। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ कभी वापस नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं यह सुनकर जो सामंत भी लड़ाई नहीं चाहते थे, जिनके मन में गद्दारी और सत्ता की लालसा भरी हुई थी, उन्होंने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय बने, लेकिन वह भी वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़, जो कि आज भीलवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहां किया गया। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई। कुछ भी कहो, राणा सांगा जैसा राजा न कभी धरती पर जन्मा न कभी दोबारा जन्मेगा, क्योंकि ऐसे शूरवीर सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं और सदा के लिए अमर हो जाते हैं। कहते हैं राणा सांगा के समय मेवाड़ एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। राणा सांगा ने एक आदर्श शासक बनकर राज्य की उन्नति और रक्षार्थ अपना सब कुछ न्योछावर कर, लेकिन मेवाड़ के जहां एक राजा महाराणा सांगा इतिहास रचकर चले गए थे, वहीं फिर से इसी परिवार में एक एक कर कई महान महाराजाओं ने जन्म लिया। कहते हैं महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रतन सिंह द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन वह भी बेहद जल्दी वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद उनके दूसरे बेटे उदय सिंह द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया गया, जिनके कुल में आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा ने जन्म लिया। मेवाड़ राजघराने ने भारत की भूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए और यह सब हो पाया सिर्फ एक ऐसे राजा की बदौलत जिसने युद्ध के तरीकों को ही बदल कर रख दिया और युद्ध संग्रामों को जीतते हुए कहलाए, संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में वीर शिरोमणि राजाधिराज महाराणा सांगा की जय, महाराज संग्राम सिंह अमर रहे अवश्य लिखिएगा। अगर आप भी ऐसे ही भारत के इतिहास से जुड़े महान शूरवीर
राजाओं के इतिहास को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए सोशल हिस्टोरिकल चैनल को और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं